A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 7th of June. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Media and Sedition. देखो media तो जानते ही हम जो, right? और sedition का मतलब अगर मैं बताऊं तो sedition का मतलब हो गया आपका insurrection, जिसको आप बोल सकते हैं राजद्रोह. ठीक है, मीडिया और राजद्रोह की बात चल रही है. ऑन सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट ने अब एक डिसीजन लिया है. रिलीफ का मतलब आराम देना टू जर्नलिस्ट. जर्नलिस्ट कौन हो गए? पत्रकार हो गए. तो इससे पहले क्या था, जो जिस किसी जर्नलिस्ट ने भी सरकार के खिलाफ कोई भी क्रिटिसिज्म किया या सरकार के खिलाफ कोई भी न्यूज दी या सरकार के खिलाफ कुछ भी ऐसा पब्लिश कर दिया जिससे सरकार को क्या हुआ, हर्ट हुआ, तो सरकार ने क्या किया जनरली, तो उनके ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगा दिए. तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि कहीं ना कहीं ये सेडिशन के जो चार्जेस लगाए जा रहे हैं, राजद्रोह के जो चार्जेस लगाए जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इनजस्टिस है. तो उसको क्या करने की कोशिश की है, उसको कहीं ना कहीं हटाने की बात की जा रही है. तो कहीं ना कहीं जितने भी जर्नलिस्ट हैं उनके लिए अब ये रिलीफ की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे के बारे में गहन विचार किया है. द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स का मतलब यहाँ पे डिसीजन हो गया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया है ऑन केसेस, मतलब वो सारे के सारे केसेस जिनके ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगे थे, राजद्रोह के चार्जेस लगे थे. गिव होप, उम्मीद देती है, यानी जो सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग्स है, जो डिसीजन है, वो इस बात की उम्मीद देती है. द लॉ विल बी री एग्जामिन. जो सेडिशन का, ये राजद्रोह का जो एक कानून है, उसको क्या किया जाएगा, री एग्जामिन किया जाएगा, री एनालाइज किया जाएगा, यानी उसकी दोबारा से जांच होगी. तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम इस एडिटोरियल का स्टडी करने वाले हैं. सो बी अटेंटिव. इट हैज बीन लॉन्ग रिकॉग्नाइज्ड. इट हैज बीन लॉन्ग रिकॉग्नाइज्ड. रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना. नॉन मतलब ये बात है ना, पहले से ही पता है, एक लंबे टाइम से इस बात का पता है. क्या? दैट स्ट्राइडेंट. स्ट्राइडेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा कठोर, जिसको ब्रूट बोल सकते हैं आप. क्रिटिसिज्म मतलब जब एक कठोर क्रिटिसिज्म होता है, आलोचना होती है ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की. विल नॉट अमाउंट टू. विल नॉट अमाउंट टू का मतलब होता है विल नॉट इक्वल टू, जिसको आप बोल सकते हो इक्वल टू, राइट. यानी कि अगर सरकार की कड़ी आलोचना होती है तो उसको विल नॉट इक्वल टू, यानी उसको इस चीज के समान नहीं लेना चाहिए. टू एन अटेम्प्ट. अटेम्प्ट का मतलब प्रयास. टू एक्साइट, उकसाना. डिसअफेक्शन. डिसअफेक्शन का मतलब हो गया डिसकंटेंट, असंतोष. एंड डिसलॉयल्टी. डिसलॉयल्टी का मतलब बोल सकते हैं बिट्रेयल, मतलब जिसका निष्ठाहीनता टुवर्ड्स गवर्नमेंट. देखिए, अब इससे पहले क्या होता था कि अगर सरकार के खिलाफ कुछ भी बोल दिया गया तो उसके खिलाफ किसके चार्जेस लग जाते थे? सेडिशन के चार्जेस लग जाते थे. लेकिन कहीं ना कहीं स्ट्राइडेंट क्रिटिसिज्म अगर बात की जाए तो स्ट्राइडेंट क्रिटिसिज्म मतलब इक्वल नहीं है, इसके समान नहीं है. क्योंकि देखो, एक तरह से क्या होता है, एक्साइट करना, सरकार के खिलाफ डिसअफेक्शन देना, डिसलॉयल्टी देना, सरकार के खिलाफ ये चीजें प्रस्तुत करना, कहीं ना कहीं इसको हम राजद्रोह की श्रेणी में नहीं रख सकते, इसको हम राजद्रोह नहीं बोल सकते हैं. क्योंकि पहले क्या था, अगर सरकार के खिलाफ स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म होता था तो उसको किस में डाल देते थे? सेडिक्शन में डाल देते थे. लेकिन ये सेडिक्शन में नहीं आना चाहिए, राजद्रोह के अंदर नहीं आना चाहिए. और इसको तो पहले ही ऑलरेडी बहुत लंबे टाइम से इसको पहचान लिया गया था कि कहीं ना कहीं ये जो सेडिक्शन के जो चार्जेस लगते हैं, इसका कहीं ना कहीं इम्प्रॉपर तरीके से यूज किया जा रहा है, इसको गलत तरीके से यूज किया जा रहा है. अगर आप सरकार के खिलाफ डिसअफेक्शन दिखाते हो, असंतोष दिखाते हो या बिट्रेयल दिखाते हो, तो उसको हम स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म को हम किस में नहीं डाल सकते? सेडिक्शन के अंदर हम नहीं डाल सकते, उसको हम राजद्रोह की श्रेणी में नहीं डाल सकते हैं. येट इसके बावजूद आरिक, देखो आरिक क्या मतलब हो गया? प्राचीन, जिसको बोल सकते हैं प्राचीन या एंशियंट, पुराना. क्योंकि ये लॉ है जो सेडिक्शन का, ये ब्रिटिश एरा से है. जब ब्रिटिशर्स राज करते थे उसी टाइम से ये जो पर्टिकुलर सेडिक्शन का जो चार्जेस है उस टाइम से चलता आ रहा है. एंड कॉलोनियल व्यू, देखो कॉलोनियल कहां से कॉलोनियल हो गया? जो कॉलोनी थी, मतलब जो ब्रिटिश एरा था, तो उस टाइम इस पर्टिकुलर सेडिक्शन चार्जेस को क्या किया गया था? इंप्लीमेंट किया गया था, उस टाइम लागू किया गया था. और तब से लेकर अभी तक इसको क्या किया जा रहा है? इसको यूज किया जा रहा है. दैट एंड इंटम्परेट. इंटम्परेट का मीनिंग होता है
हार्ड, कड़ा, अटैक ऑन एन इनकम्बेंट। इनकम्बेंट का मतलब होता है ऑफिस होल्डर, पदाधिकारी, जो करंट में किसी पोजीशन को होल्ड कर रहा होता है। कोई भी ऑफिसर कह सकते हो, कोई भी मंत्री कह सकते हो, कोई भी सरकार का बंदा कह सकते हो। अगर उसके ऊपर कोई कड़ा अटैक किया जाता है, उसके ऊपर आघात किया जाता है रूलर के ऊपर, शुड मेट विद द फियर्स प्रोसिक्यूशन। अगर यानी कहीं ना कहीं जो कोई भी गवर्नमेंट का जो कोई भी ऑफिसर है जो कि फिलहाल पोजीशन में है, अगर उसके ऊपर इंटम्परेट अटैक किया जाता है, अगर उसके ऊपर बहुत कड़ा अटैक या आघात किया जाता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? शुड बी मेट। शुड बी मेट का मतलब उसको सामना करना होगा विद फियर्स। फियर्स का मतलब हो गया रेडिकल, उग्र। प्रोसिक्यूशन का मतलब हो गया इंडिक्टमेंट, अभियोग, यानी उसके खिलाफ कहीं ना कहीं कानून कानून के तहत उसके खिलाफ कहीं ना कहीं केस चलाया जाएगा। तो अभी तक सेडिक्शन का जो था, सेडिक्शन के जो चार्जेस थे उसको कहीं ना कहीं मिसयूज किया जाता था। किसी ने भी अपनी जुबान खोली सरकार के खिलाफ तो उसके खिलाफ क्या चार्जेस लगा देते थे? सेडिक्शन के चार्जेस लगा देते थे, जो कि कहीं ना कहीं गलत तरीके से यूज किया जा रहा था। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को देखा कि कहीं ना कहीं जो सेडिक्शन के जो चार्जेस हैं उसका गलत यूज किया जा रहा है। तभी सुप्रीम कोर्ट ने जो केसेस लगे थे सेडिक्शन के, जिन भी लोगों के ऊपर सेडिक्शन के चार्जेस लगे हैं, तो उसको री एग्जामिन करेगी, उसको दोबारा से उसका क्या करेगी? री एग्जामिन, उसकी दोबारा से जांच करेगी क्या वो जो सेडिक्शन के चार्जेस हैं वो जस्टिफिएबल है, यानी कि सही तरीके से लगाए गए हैं या नहीं लगाए गए हैं। फॉर सेडिक्शंस देखो, अब यहां पर देखते हैं, अगर किसी भी रूलर के खिलाफ जो कि पावर में है, अगर उसके खिलाफ क्या किया जाता है? अगर उसके खिलाफ कोई भी इंटम्पैरेट अटैक किया जाता है, कड़ा उसके ऊपर आघात किया जाता है, तो उसके खिलाफ क्या लगा दिए जाते हैं? सेडिक्शन के चार्जेस लगा देते हैं। प्रिवेल्स, प्रिवेल्स का मतलब होता है परसिस्ट करना, कायम रहना। अमंग मैनी इन पावर इवन टुडे, मैनी इन पावर यानी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि फिलहाल पावर के अंदर हैं। अगर उनका क्रिटिसिज्म किया जाता है तो कहीं ना कहीं जिसने भी क्रिटिसिज्म किया है उसके खिलाफ क्या कर देते हैं? कानूनी कार्रवाई की जाती है, और उस कानूनी कार्रवाई के तहत उनके ऊपर सेडिक्शन के चार्जेस लगाए जाते हैं, राजद्रोह के चार्जेस लगाए जाते हैं। इन ए सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट का बोल सकते हो वाइटल या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट की अगर बात की जाए तो इन अ सिग्निफिकेंट जजमेंट, एक डिसीजन हुआ था, एक निर्णय लिया गया था। द सुप्रीम कोर्ट हैज क्वेस्ट, क्वेस्ट का जो मीनिंग होता है इनवैलिडेट करना। इनवैलिडेट का मतलब हो गया आपका इनवैलिडेट करना, रद्द करना। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है? हैज पोस्टपोन या रद्द करना, कैंसल्ड या इनवैलिडेटेड करना क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड इन हिमाचल प्रदेश अगेंस्ट जर्नलिस्ट विनोद दुआ। मतलब विनोद दुआ नाम का एक जर्नलिस्ट था जो कि हिमाचल प्रदेश से संबंधित था, तो उसके खिलाफ क्या लगे थे? क्रिमिनल चार्जेस लगे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्या कर दिया? रद्द कर दिया बाय इवोकिंग। और उनके ऊपर चार्जेस क्या लगे थे विनोद दुआ के ऊपर? कि उन्होंने इन्वोक किया है। इन्वोक का मतलब हो गया उकसाना, अराउजिंग करना, उकसाना, कि उन्होंने उकसाया है। द नैरो डाउन, नैरो डाउन का मीनिंग होता है टू लिमिट योर रिस्ट्रिक्ट पॉसिबिलिटीज। मीनिंग ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स का मतलब होता है टू मेक एन ऑफेंस। तो कहीं ना कहीं मतलब जो विनोद दुआ है उसने क्या किया है? उन्होंने अराउज किया है, उकसाया है, जिसके तहत जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या मानता है इसको? 124A के तहत उसको क्या किया गया था? उसको ऑफेंस माना गया था, उसको क्राइम माना गया था। आईपीसी, हमारा जो इंडियन पीनल कोड के तहत जो कि 124A सेक्शन दिया गया है, उसके अंदर उसको ऑफेंस माना गया था। तो बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको रीएनालाइज किया तो इस बात का पता चला कि कहीं ना कहीं उसके ऊपर गलत चार्जेस लगाए गए हैं, जिसके तहत फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिकरेक्ट करते हुए, उस डिसीजन को करेक्ट करते हुए उसको क्या कर दिया? रद्द कर दिया, इनवैलिडेट कर दिया। द प्रोविजन फॉर सेडिक्शन, मतलब जो सेडिक्शन का जो प्रोविजन है, सेट आउट, सेट आउट का मतलब होता है कमेंस, किसी चीज को स्टार्ट करना या कीप करना यानी रखना। यहाँ पे कमेंस की सेंस कर सकते हैं हम। कमेंस का मतलब किसी चीज का स्टार्ट करना। तो जो प्रोविजन है सेडिक्शन का, ये राजद्रोह का जो प्रोविजन स्टार्ट किया गया था इन केदारनाथ सिंह। सबसे पहले किसके ऊपर लगा था? केदारनाथ सिंह। 1962 में सबसे पहले इस सेडिक्शन के चार्जेस की शुरुआत हुई थी। तो 1962 में सबसे पहले इसको केदारनाथ नाम का एक शख्स था उसके ऊपर इसको लगाया गया था। तो ओवरऑल हमने फर्स्ट स्लाइड को अभी तक डिस्कस किया, तो हमें इस बात का पता चला है कि कहीं ना कहीं जो सेडिक्शन का जो प्रोविजन है
उसको प्रॉपर तरीके से यूज नहीं किया जा रहा है, बल्कि कुछ पावरफुल जो लोग हैं जो सरकार में बैठे हैं, अगर उनके सामने अगर किसी ने उसका क्रिटिसिज्म किया तो इस सेडिक्शन चार्जेस का वो गलत तरीके से यूज करते हैं और उनके ऊपर कहीं ना कहीं राजद्रोह का केस लगा देते हैं, जो कि गलत तरीका है, राइट। तो ये फर्स्ट स्लाइड था आपका। लेट अस डिस्कस सम ग्रामर कॉन्सेप्ट। देखिए, हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड, देखो ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। पहले तो बी प्लस थर्ड फॉर्म आप पैसिव स्ट्रक्चर में यूज करते हैं, बी प्लस थर्ड फॉर्म। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। हैज के बाद आपने बी का थर्ड फॉर्म बीन यूज कर लिया और पैसिव स्ट्रक्चर के हिसाब से हमने वर्ब का थर्ड फॉर्म रिकॉग्नाइज भी यूज कर लिया। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया आपका। टू एक्साइट आपने यूज कर लिया, 2+V1, जो कि आपने क्या यूज किया, इन्फिनिटिव यूज किया। 2+V1 आपका इन्फिनिटिव होता है। शुड बी मैट, देखो यहाँ पर ये फिर पैसिव स्ट्रक्चर यूज कर लिया आपने। शुड आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म, मीट का थर्ड फॉर्म मैट होता है, तो यहाँ पे आपने पैसिव स्ट्रक्चर यूज कर लिया। हैज क्वेस्ट, तो हैज क्वेस्ट आपका हो गया, हैज के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया आपका। सुप्रीम कोर्ट सिंगुलर था तो इसलिए आपने वर्ब भी सिंगुलर यूज की है। बाय आपका प्रेपोजिशन हो गया, उसके बाद आपने इनवॉकिंग V1 प्लस ing, जो कि आपका जीरन है। जीरन जनरली आपका नाउन की तरह काम करता है, राइट। जो आपको ब्लू कलर में दिखाई पड़ रहे हैं वो सारे के सारे आपके मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं। ग्रीन कलर में आपके डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज हैं, और जो पर्पल कलर में है वो आपके फ्रेज हैं, राइट। तो ये आपका फर्स्ट स्लाइड था। लेट अस डिस्कस द सेकंड स्लाइड। एवरी जर्नलिस्ट, मतलब हर एक पत्रकार की अगर बात की जाए, एवरी जर्नलिस्ट इज इंटाइटल्ड, मतलब इंटाइटल्ड का मतलब हर एक जर्नलिस्ट जो है वो अथोराइज है, वो हकदार है किस बात को लेकर, टू द प्रोटेक्शन, की उसको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, उसको सुरक्षा मिलनी चाहिए, ऑफ दैट जजमेंट, जो भी निर्णय लिया जाता है तो उसके खिलाफ उसको क्या मिलनी चाहिए, सुरक्षा मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हर एक जर्नलिस्ट जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है उसके ऊपर सेडिक्शन के चार्जेस लगा दिए जाए, जो कि गलत है। द कोर्ट हैज रूल्ड, द कोर्ट हैज रूल्ड का मतलब द कोर्ट हैज सेड या कोर्ट हैज गिवन वर्डिक्ट, या कोर्ट ने ये जो डिसीजन दिया है कि हर एक जर्नलिस्ट को इस बात का हक है कि वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए, मतलब जो जजमेंट उसके खिलाफ लिया गया है उसके खिलाफ वो प्रोटेक्शन ले सकता है, किसी बात है, उसका सुरक्षा का अधिकार है। विच सेड, जो जजमेंट लिया गया उस जजमेंट में कहा गया, विच सेड कमेंट्स, मतलब किसी भी तरह की जो टिप्पणियां हैं, हाउएवर स्ट्रांगली वर्डेड, स्ट्रांगली वर्डेड का मतलब किसी बात को असर्टेड यानी जोर देकर कहना। एक्सप्रेसिंग डिसएप्रोवेशन, देखो एक्सप्रेस का प्रस्तुत करना, दिखाना। डिसएप्रोवेशन का मतलब होता है डिसप्लेजर, नापसंदगी, मतलब आप जब किसी चीज को नापसंद करते हो। ऑफ एक्शंस, मतलब अगर सरकार के खिलाफ, मतलब सरकार के जो एक्शंस हैं, सरकार कोई भी काम कर रही है, अगर उसके खिलाफ आप अपनी डिसएप्रोवेशन दिखाते हो, नाराजगी दिखाते हो, विदाउट एक्साइटिंग, मतलब बिना उकसाए, क्या, दोज फीलिंग्स विच जनरेट, मतलब अगर आप अपनी नाराजगी दिखाते हो लेकिन उस नाराजगी से आप क्या वो फीलिंग्स को एक्साइट नहीं करते, उकसाते नहीं हो, तो इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन का मतलब होता है प्रोक्लेविलिटी का मतलब हो गया रुझान, ओके। टू कोज पब्लिक डिसऑर्डर, मतलब अगर आप सरकार के खिलाफ अपना डिसएप्रोवेशन मतलब अपना डिसप्लेजर या नाराजगी दिखाते हो, लेकिन उस नाराजगी से आप लोगों का मतलब जो फीलिंग जो होता है, आम जनता की जो फीलिंग होता है उसको नहीं उकसाते हो, और ना ही पब्लिक जो डिसऑर्डर होता है यानी जो पब्लिक जो व्यवस्था है उसको भी डिसऑर्डर यानी उसको भी आप खराब नहीं करते हो। बाय एक्ट्स ऑफ वायलेंस, मतलब अगर आपने जो भी अपना डिसप्लेजर दिया, नाराजगी दिखाई है, अगर उससे वायलेंस नहीं होता है और पब्लिक डिसऑर्डर खराब नहीं होता है, वुड नॉट बी पीनल, वुड नॉट बी पीनल का मतलब उसको पनिशेबल नहीं माना जाएगा, उसको दंड नहीं माना जाएगा। इट मींस अगर आप सरकार के खिलाफ अपना डिसप्लेजर दिखाते हो, अपनी नाराजगी दिखाते हो, लेकिन उस नाराजगी से लोगों का जो इमोशन है वो एक्साइट नहीं होता, और ना ही उस डिसप्लेजर से, उस नाराजगी से या नापसंदगी से, मतलब उससे वायलेंस क्रिएट नहीं होता, तो उसको हम सेडिशन के चार्जेस के तहत नहीं देख सकते हैं और उसको पनिशेबल नहीं माना जाएगा, उसको दंड में हम शामिल नहीं कर सकते हैं। द लॉ ऑन सेडिक्शन, यानी जो राजद्रोह का जो कानून है, लॉ कानून हो गया, हैज कम ए लॉन्ग वे फ्रॉम द फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन का मतलब होता है प्रिपरेशन या सूत्रीकरण करना या नियमन करना, किसी चीज को बनाना, फ्रॉम ब्रिटिश एरा जजेस,
और ये ऐसा नहीं है कि जो सेडिक्शन के जो चार्जेस हैं अभी रिसेंटली इनको स्टार्ट किया गया, नहीं, ये जो ब्रिटिश एरा था, जब ब्रिटिशर्स हम पे रूल करते थे, उस टाइम से क्या है, उस टाइम से इस सेडिक्शन को यूज किया जाता रहा है। ब्रिटिशर्स इस सेडिक्शन के चार्जेस को कैसे यूज करते थे, जो भी एक ट्रू पेट्रोइट होता था, कोई भी जो सच्चा देशभक्त होता था, जो सरकार के खिलाफ कुछ भी लिखता था, कुछ भी जो जर्नलिस्ट थे या राइटर थे या ऑथर्स थे, जो सरकार के खिलाफ अगर कुछ लिख देते थे, तो जो ब्रिटिशर्स लोग थे वो उनके ऊपर सेडिक्शन के चार्जेस लगा देते थे। तो वो जो एक्ट है, वो जो प्रोविजन है, आज तक उसको यूज किया जा रहा है कहीं ना कहीं। और एक लंबे टाइम से द लॉ ऑन सेडिक्शन हैज कम ए लॉन्ग वे, एक बहुत लंबा सफर है इसका। ब्रिटिश एरा से इसको यूज किया था जा रहा है। ब्रिटिश एरा जजेस, और उस टाइम के जो जजेस थे, जो न्यायाधीश थे, कॉमर पैथराम एंड आर्थर स्क्रैचवी, ये जो मतलब जजेस के नाम है, उस टाइम के जो जजेस हैं, उस टाइम इस सेडिक्शन के चार्जेस को यूज किया जाता था। तब से लेकर आज तक एक बहुत लंबी जर्नी है जो कि इस सेडिक्शन के चार्जेस को अभी तक यूज किया जा रहा है। दैट फीलिंग्स ऑफ डिसअफेक्शन, मतलब दैट द फीलिंग्स ऑफ डिसअफेक्शन, डिसअफेक्शन का मतलब हो गया आपका मतलब असंतोष, राइट, टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। मतलब अगर सरकार के खिलाफ अगर आप असंतोष प्रकट करते हो, कैन कनॉट, कनॉट का मीनिंग हो गया यहाँ पे स्टेट और एक्सप्रेस इनडायरेक्टली, अतिरिक्त मतलब रखना। एब्सेंस ऑफ अफेक्शन, अफेक्शन मतलब प्यार प्रेम कह सकते हो। हैट्रेड नफरत हो गया। एनिमिटी का मतलब हो गया एनिमोसिटी, एनिमोसिटी, एनिमोसिटी का मतलब हो गया बैर रखना किसी के साथ। डिसलाइक नापसंद। हॉस्टिलिटी का मतलब हो गया आप दुश्मनी। एंड एवरी फॉर्म ऑफ इल विल, इल विल का मतलब हो गया, इल हो गया बुरा, विल का मतलब है इच्छा, हर एक वो इच्छा जो कि गलत है, जो बुरी है, टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के खिलाफ। टू द मॉरल रेशनल रीडिंग, रेशनल लॉजिकल रीडिंग पढ़ते हुए, दैट ओनली ए पैर्निक्यूस, पैर्निक्यूस का मतलब डेट्रीमेंटल, हानिकारक। टेंडेंसी प्रवृत्ति हो गया। प्रोपेंसिटी हो गया, प्रवृत्ति हो गया। टू क्रिएट पब्लिक डिसऑर्डर वुड बी एन ऑफेंस। देखिए अब बात की जाए तो उन जजेस के मतलब अगर बात की जाए तो किसको हम बात करते हैं, किन चार्जेस को सेडिक्शन की मतलब जो कैटेगरी के अंदर में शामिल कर सकते हैं। अगर मान लो सरकार के खिलाफ हम डिस अफेक्शन प्रकट करते हैं, हम अपनी नाराजगी प्रस्तुत करते हैं, और उस नाराजगी से क्या होता है, एब्सेंस ऑफ अफेक्शन, अफेक्शन मेल मिलाप या प्यार प्रेम की कमी होती है, उससे नफरत फैलती है, दुश्मनी फैलती है, नापसंदगी दिखाना। हॉस्टिलिटी मतलब हो गया आपका बैर हो गया, दुश्मनी हो गई। और हर एक जो गलत इच्छा है सरकार के खिलाफ, जिससे क्या होता है, जिससे पेनरिक्योस टेरेंसी, ऐसी प्रवृत्ति जो कि खतरनाक है, जिससे क्या होता है, पब्लिक डिसऑर्डर फैलता है, जिससे लोगों के बीच में जो लोगों की जो व्यवस्था है उसके अंदर क्या होता है, लोगों की व्यवस्था होती है वो अस्त व्यस्त हो जाती है, और कहीं ना कहीं वॉयलेंस बढ़ता है, कहीं ना कहीं हिंसा बढ़ती है। तो उसको किस कैटेगरी में डाला जाना चाहिए, उसको सेडिक्शन की कैटेगरी में डाला जाता है, और उसको ऑफेंस माना जाता है, उसको एक क्राइम माना जाता है, उसको क्राइम माना जाना चाहिए। अगर मान लो आपके डिसअफेक्शन से, आपके डिसप्लेजर से अगर आपकी नाराजगी है, और उस नाराजगी से अगर आपका पब्लिक डिसऑर्डर मतलब क्या होता है, पूरा कोलैप्स हो जाता है, पब्लिक ऑर्डर कोलैप्स होता है, ये लोगों की जो व्यवस्था है वो पूरी कोलैप्स हो जाती है, गिर जाती है, ढह जाती है, और उससे अगर वॉयलेंस क्रिएट होता है, हिंसा बढ़ती है, तो उसको सेडिक्शन के चार्जेस में हम शामिल करेंगे। येट इसके बावजूद इट अपीयर्स, ऐसा दिखाई पड़ता है, दैट एवरी जनरेशन, कि हर एक जनरेशन को नीड्स ए जुडिशियल इटरेशन। जुडिशियल का मतलब हो गया कानूनी, इटरेशन का मीनिंग हो गया एग्जीक्यूटिंग सेम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ दिस प्रिंसिपल। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि फिर भी ये दिखाई पड़ता है कि हर एक जनरेशन को क्या क्या जरूरत है कि उसको जुडिशियल कानूनी इटरेशन, एग्जीक्यूटिंग किसी चीज को एग्जीक्यूट करना, सेम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑफ दिस प्रिंसिपल, कि मतलब ये जो कानून है उसके लिए सभी के लिए इक्वल होना चाहिए। जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है शायद हर एक जनरेशन को जरूरत है, किस तरीके से उसको कानूनी दायरे के अंदर रखा जाएगा, एंड दैट बिकॉज ऑफ टू रीजंस।
और इसके पीछे क्या दो सबसे बड़े कारण है, क्या है कि किस तरीके से इस जो सेडिक्शन के जो चार्जेस है उसको गलत तरीके से यूज किया जाता है, इसके मुख्य दो कारण है। नेक्स्ट स्लाइड में हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। आई होप अभी तक आपको आर्टिकल समझ में आया होगा। बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, बहुत ही वैलिड आर्टिकल है। सो नाउ बी अटेंटिव, लेट अस डिस्कस सम ग्रामर कॉन्सेप्ट। देखो एवरी जर्नलिस्ट, तो यहाँ पे एवरी जर्नलिस्ट आपका सब्जेक्ट हो गया जो कि सिंगुलर है, और उसके बाद आपने इज इन टाइटल, तो यहाँ पर बी प्लस थर्ड फॉर्म यानी बी का प्रेजेंट फॉर्म इज होता है, तो इन टाइटल आपने V3 यूज कर लिया जो कि पैसिव स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट। विदाउट अपने साथ V1 प्लस ing लेता है जो कि आपका क्या है, जीरंड है, आपने यहाँ पे जीरंड यूज किया है। और उसके बाद अगर बात करें हैज कम, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज के बाद आपने वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि प्रेजेंट परफेक्ट है। टू क्रिएट, ये आपका 2 प्लस V1 हो गया जो कि इंफिनिटिव केस है, 2 प्लस V1। और उसके बाद आपने यूज किया है येट इट अपीयर्स, येट आपका सिंगुलर हो गया तो इसलिए अपीयर्स आपने प्रेजेंट इंडेफिनाइट यूज किया अकॉर्डिंग टू। जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसके साथ एस या ईएस भी लगा देते हैं, राइट। जो ब्लू कलर में आपको दिखाई पड़ रही है वो सारे आपके मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं। ग्रीन कलर में आपके सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज हैं। नाउ लेट अस डिस्कस कि कौन से वो दो रीजंस हैं सबसे मुख्य। अगर बात की जाए दैट सेक्शन, मतलब जो सेडिक्शन के जो चार्जेस लगते हैं वो कौन से सेक्शन के तहत लगते हैं, 124A के तहत लगते हैं। रिमेन्स ऑन द स्टेचर बुक, स्टेचर बुक का मतलब यहाँ पे होगा जो लॉ बुक की अगर बात करें, जो कानूनी किताब है उसके अंदर ब्रिटिश एरा की अगर बात की जाए तो जब ब्रिटिशर्स हम के ऊपर राज करते थे हमारे ऊपर, उस टाइम से लेकर रिसेंट तक, फिलहाल तक, टिल डेट तक अगर बात करते हैं, आज तक बात करते हैं, तो 124A जो कि सेक्शन की अगर बात की जाती है जिसके तहत सेडिक्शन चार्जेस लगते हैं, वो हमेशा से बुक के अंदर है, कानूनी बुक के अंदर वो हमेशा ही रहा है। एंड दैट पावरफुल, एंड दैट पावरफुल, पावरफुल मतलब जो बहुत ताकतवर है, पॉलिटिकल राजनीतिक फिगर, राजनीतिक फिगर मतलब जो राजनेता वगैरह की बात की जाए। एंड देयर मिनियंस, मिनियंस मतलब हो गया देयर फेवरेट, यानी उनके जो एमिएबल है, जो उनके फेवरेट हैं, जो प्रिय लोग हैं, यानी जो राजनेता है जो उनके जो प्रिय लोग हैं, उनके जो फेवरेट हैं, आर अनेबल टू टेक, जब वो क्या है, जब वो क्रिटिसिज्म को ले नहीं पाते, अनेबल टू टेक क्रिटिसिज्म इन देयर स्ट्राइड, इन देयर स्ट्राइड, स्ट्राइड का मतलब हो गया प्रोग्रेशन यानी प्रगति। यानी मतलब अब ये जो सेडिक्शन का जो ये प्रोविजन है सेक्शन 124A, वो ब्रिटिश एरा से लेकर आज टिल डेट तक, आज तक कानूनी बुक के अंदर, जो हमारी कानूनी जो किताब है उसके अंदर अभी तक एग्जिस्ट करता है। और जनरली इसका किस तरीके से मिस यूज किया जाता है कि जो पावरफुल पॉलिटिकल फिगर्स हैं, जो पावरफुल पॉलिटिकल लीडर्स हैं और उनके जो मिनियंस हैं, उनके जो फेवरेट लोग हैं, जब उनका क्रिटिसिज्म किया जाता है, वो क्रिटिसिज्म को टू टेक क्रिटिसिज्म, और जब वो क्रिटिसिज्म को नहीं ले पाते हैं इन दे स्ट्राइड, इन दे स्ट्राइड का मतलब हो गया इन दे प्रोग्रेस, यानी जब वो उस क्रिटिसिज्म को फेस नहीं कर पाते, उस क्रिटिसिज्म का सामना नहीं कर पाते हैं, तो जनरली वो क्या करते हैं, इनएक्टिव टू पुट डाउन, इनएक्ट का मतलब एक्ट आउट, अधिनियम बनाना, एक्ट आउट करना, टू पुट डाउन नीचे गिराने की कोशिश करना, जर्नलिस्ट क्रिटिसिज्म, और जर्नलिस्ट का जो क्रिटिसिज्म होता है उसको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। ऑफ द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो गया, मतलब यहाँ पर कॉलोनियल मतलब जो ब्रिटिश एरा से बिलोंग करता है, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब यहाँ पर हो गया जो ब्रिटिश एरा से जो प्रशासन की अगर बात की जाए, मतलब जो सेक्शन 124A जो कि ब्रिटिश एरा से उसको लगातार फॉलो किया जा रहा है, फ्रॉम एन इंक्रीजिंगली वोकल प्रेस, वोकल का मतलब जो मुंह से बोला जाता है, प्रेस मीडिया के लिए यूज किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जब तो कोशिश क्या करते हैं, जब कभी भी कोई भी जर्नलिस्ट क्या करते हैं, जो पावरफुल जो लीडर्स हैं या जो मिनियर्स हैं, जो उनके फेवरेट्स हैं, उनके खिलाफ क्रिटिसिज्म करते हैं, तो ये जो जनरली जो पावरफुल लोग हैं वो क्या करते हैं, इस सेडिक्शन का जो सेक्शन है 124A उसका गलत यूज करके उन जर्नलिस्ट को क्या करने की कोशिश करते हैं, उनको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, तो उनके खिलाफ क्या लगा देते हैं, सेडिक्शन के चार्जेस लगा देते हैं। सेक्शन 124A इज, और जो सेक्शन जी है 124 इज इसेंशियली बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको आप बोल सकते हैं बहुत वाइटल बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है, वाइटल। सो इसेंशियली इज ए प्रोविजन, ये एक प्रोविजन है, एक प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत है, विच सीक्स टू, सीक्स का मतलब होता है लुक्स फॉर, टू प्रोटेक्ट द गवर्नमेंट, जो क्या करता है, गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा देता है, इंस्टीट्यूशनल वैनिटी, वैनिटी का मतलब घमंड हो गया, जो मतलब क्या करता है कि कहीं ना कहीं सरकार इस
प्रोविजन का गलत तरीके से यूज करती है, और गवर्नमेंट अपनी जो वैनिटी है, अपना जो हॉटीनेस है, घमंड है, उसको बचाने की, उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है फ्रॉम डिसअप्रोवेशन। डिसअप्रोवेशन का मतलब हो गया डिसप्लेजर, नाराजगी, नापसंदगी, यूजिंग द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर। और वो जनरली क्या करते, पब्लिक ऑर्डर की बात करके कि जिस किसी ने भी सरकार के खिलाफ क्रिटिसिज्म किया है तो किस चीज का सहारा लेती है कि मतलब पब्लिक के हित में नहीं है बात, कि इससे पब्लिक का हित नहीं है, इससे जो पब्लिक ऑर्डर है, जो लोगों की जो व्यवस्था है वो बिगड़ सकती है। अक्सर उस चीज का सहारा लेकर और सुरक्षा का सहारा लेकर, सिक्योरिटी का सहारा लेकर, स्टेट एज अ बिग लीफ, एज अ बिग लीफ। बिग लीफ का मतलब क्या होता है, अ थिंग इंटेंडेड टू कंसील अ डिफिकल्टी और एम्बैरेसमेंट। मतलब एक ऐसी चीज जिसको आप छुपाने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो आपके लिए मुश्किल है, शर्मिंदगी का कारण है। तो कहीं ना कहीं सरकार क्या करती है, जब मतलब कोई भी जो पावरफुल लीडर्स हैं वो जनरली क्या करते हैं, अगर उसके खिलाफ क्रिटिसिज्म किया जाता है, कोई भी जर्नलिस्ट उसके खिलाफ क्रिटिसिज्म करता है, तो वो अपनी वैनिटी को बचाने के लिए, अपनी घमंड को बचाने के लिए अक्सर किस चीज का सहारा लेती है कि उसका क्रिटिसिज्म पब्लिक के हित में नहीं है, इंटरेस्ट और पब्लिक ऑर्डर यानी पब्लिक की जो अर्थव्यवस्था है उसके पक्ष में नहीं है, सिक्योरिटी सुरक्षा नहीं है। और वो इस बिग लीफ को, यानी जो कि एक बहुत इंबैरेसिंग क्या है उनके लिए, एक इंबैरेसिंग प्रॉब्लम कह सकते हो, जो कि वो छुपाने की कोशिश करती हैं लेकिन छुप नहीं सकती है। तो इन शॉर्ट अगर इस लिटरल इसका मीनिंग देखें तो जनरली जो क्या करते हैं, जो बिग लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, या जो उनके मिनियर्स हैं, वो इस कानून का 124A जो कि सेडिक्शन के चार्जेस है, इसका गलत यूज करते हैं। और अक्सर अगर क्या करते हैं कि किसी ने भी अगर क्रिटिसिज्म किया है तो कहते हैं कि ये पब्लिक व्यवस्था के खिलाफ है, इससे सुरक्षा मतलब क्या भंग हो रही है, या इससे वायलेंस क्रिएट हो सकता है। तो इस तरह का जो एक मतलब वो है, एक इस तरह की मतलब बातों का यूज करके वो उनके खिलाफ सेडिक्शन के चार्जेस लगाने के लिए तैयार रहते हैं, या उनके खिलाफ सेडिक्शन के चार्जेस लगा देते हैं। इट हैज बीन ऑफन क्रिटिसाइज, लेकिन ये जो सेडिक्शन के जो चार्जेस है, इसको अक्सर क्रिटिसाइज किया गया है, इसकी आलोचना की गई है फॉर बीइंग वैग्यू। वैग्यू का मतलब होता है अनक्लियर, मतलब साफ साफ ना दिखाई पड़ना, अनक्लियर। और ये जो कानून है ये हमेशा से अनक्लियर रहा है, स्पष्ट नहीं रहा है। एंड ओवरब्रॉड का मतलब हो गया टू वाइडली एप्लीकेबल और अप्लाइड। और मतलब ऑब्वियस सी बात है, ये बहुत ज्यादा टू वाइड है, बहुत ज्यादा वाइड है। इसके अंदर किन किन टर्म्स को यूज किया जाना चाहिए, ये बहुत बड़ा है। मतलब कि जस्ट इमेजिन करिए, अगर किसी ने सरकार को क्रिटिसाइज भी कर दिया, किसी पॉलिटिकल को लीडर को क्रिटिसाइज कर दिया, तो क्या क्रिटिसाइज को सेडिक्शन में रखना चाहिए? नहीं रखना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मतलब ये वैग्यू है, और कहीं ना कहीं ज्यादा मतलब क्या, टू वाइडली एप्लीकेबल है। तो कहीं ना कहीं इसको अक्सर क्रिटिसाइज किया गया है। सेडिक्शन का जो एक प्रोविजन है 124A को अक्सर इसको क्रिटिसाइज किया गया है। इट्स यूज, और अक्सर जब इस सेडिक्शन को यूज किया जाता है टर्म्स सच एज ब्रिंगिंग गवर्नमेंट इनटू हैट्रेड और कंटेम्प्ट। और मतलब अक्सर क्या किया जाता है, इसको मिसयूज कैसे किया जाता है, ब्रिंगिंग लेकर आना गवर्नमेंट इनटू हैट्रेड। हैट्रेड का मतलब होता है नफरत, और कंटेम्प्ट का मतलब होता है स्कॉर्न या निंदा करना, या डिसलॉयल्टी मतलब गद्दारी कह सकते हैं। ऑल फीलिंग्स ऑफ एनिमिटी, और सारी के सारी वो दुश्मनी वाली जो भावनाएं होती है, continues to help the police to invoke it। और मतलब अगर बात की जाए, ये सारी की सारी फीलिंग्स क्या करती है, पुलिस को उकसाती है। whenever there is either strong criticism, जब कभी कड़ा आलोचना होती है, और क्रिटिकल आलोचनात्मक डिपिक्शन का मतलब कह सकते हो आप एग्जीबिशन या चित्रण करना ऑफ अनरिस्पॉन्सिव का मतलब अलूफ या इनडिफरेंट, उदासीन। और इनसेंसिटिव रूलर्स, इनसेंसिटिव मतलब असंवेदनशील, रूलर्स मतलब जो शासक हैं। तो इन शॉर्ट यहाँ पे बताने की कोशिश क्या की गई है, तो जब कभी भी मतलब जब कभी भी सरकार के खिलाफ हैट्रेड किया जाता है, जब कभी भी सरकार के खिलाफ मतलब सरकार की निंदा की जाती है, तो वो अक्सर मतलब क्या किया जाता है, वो लोग जो इसकी निंदा करते हैं सरकार की, उनके खिलाफ क्या करते हैं, पुलिस अक्सर इन्वॉक करती है, पुलिस अक्सर उनको उकसाती है, उनको पकड़ने की कोशिश करती है। क्योंकि क्या करते हैं वो जो क्रिटिसाइजर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, या तो स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म करते हैं, या क्रिटिकल डिपिक्शन करते हैं, यानी आलोचनात्मक चित्रण करते हैं, या उनका जो अनरिस्पॉन्सिव इनसेंसिटिव रूलर्स हैं, यानी कि जो असंवेदनशील जो रूलर्स हैं,
मतलब जो कि फीलिंग्स की कदर नहीं करते हैं, तो वो क्या करते हैं, उन लोगों के खिलाफ पुलिस को उकसाकर उन लोगों के खिलाफ क्या करते हैं, सेडिक्शन के चार्जेस लगवा देते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो सेडिक्शन का जो चार्जेस है वो गलत तरीके से यूज किया जा रहा है, उसको प्रॉपर तरीके से यूज नहीं किया जा रहा है। सेडिक्शन के चार्जेस सिर्फ तब लगने चाहिए कि जब आपका जो पब्लिक ऑर्डर है वो बिल्कुल कोलैप्स हो जाए, और साथ के साथ जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा वायलेंस क्रिएट हो जाता है, हिंसा भड़क जाती है, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, तो उस तरह का जो केस है वहां पर सेडिक्शन के चार्जेस लगने चाहिए। सिर्फ सिर्फ सरकार के खिलाफ या पॉलिटिकल लीडर के खिलाफ स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म करना, उनकी आलोचना करना, ये सेडिक्शन में नहीं शामिल होना चाहिए। राइट, तो ये आपका थर्ड स्लाइड है। लेट अस डिस्कस सम ग्रामर कॉन्सेप्ट। अब देखो, सबसे पहले देखते हैं सेक्शन, जो कि सिंगुलर है तो इसलिए आपका रिमेन्स हो गया, जो कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनाइट हो गया। एंड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वो अपने साथ एस या एस भी लेता है। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनाइट हो गया। टू टेक हो गया आपका इन्फिनेटिव, 2 + V1 आपने यूज कर लिया। एंड इंक्रीजिंगली, इंक्रीजिंगली का साउंड है वोवल, तो इसलिए आपका एन है, यहाँ पर आपने एन यूज कर लिया। आर्टिकल हैज बीन क्रिटिसाइज्ड, देखो ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। हैज के बाद आपने बी का थर्ड फॉर्म बीन यूज कर लिया, और बी के बाद आप थर्ड फॉर्म यूज करते हैं तो क्रिटिसाइज का आपने क्रिटिसाइज यूज कर लिया, जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर है। उसके बाद और इधर और ये आपका क्या हो गया, ये आपका कंजक्शन हो गया। ओके, और इधर अपने साथ और का कॉम्बिनेशन लेकर चलता है, नीदर अपने साथ नोट का कॉम्बिनेशन लेकर चलता है। राइट, जो आपको ब्लू कलर में दिखाई पड़ रही है वो सारे के सारे आपके मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, या इनको आप इंडिपेंडेंट क्लॉज बोल सकते हैं। ग्रीन कलर में आपके सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज है। राइट, ये आपका थर्ड स्लाइड था। नाउ लेट अस डिस्कस द लास्ट स्लाइड, द एक्सप्लेनेशन। व्याख्या की अगर बात की जाए, दैट डिसअप्रूवल, डिसअप्रूवल का मतलब हो गया जिस चीज को आप डिसअप्रूव कर देते हो, जिस चीज को मानते नहीं हो, ऑफ गवर्नमेंट, यानी सरकार के खिलाफ जब अपना डिसअप्रूवल देते हो, एक्शन यानी सरकार के जो भी एक्शंस है उसके प्रति आप अपनी नाराजगी दिखाते हो, और मेजर्स, जो भी सरकार ने जो स्टेप्स लिए हैं, जो भी कदम उठाए उसके खिलाफ अगर आप अपना डिसअप्रूवल देते हो, असमर्थन देते हो, विद अ व्यू टू ऑल्टरिंग, ऑल्टरिंग का मतलब हो गया फेरबदल करना, मॉडिफाइंग करना। Altering them by lawful means will not amount to an offense, और मतलब अगर सरकार के खिलाफ अपना डिसअप्रूवल देते हो और altering them and to altering them by lawful means, और कानून के तहत मतलब आप उनको क्या करते हो, फेरबदल करने की बात करते हो। जब आप सरकार के खिलाफ अपना डिसअप्रूवल देते हो, असमर्थन देते हो, या अपनी नाराजगी जाहिर करते हो, और वो कानून के तहत आप करते हो, तो उसको an amount to an offense, मतलब उसको हम ऑफेंस नहीं मान सकते, उसको क्रिटिसिज्म, उसको हम क्राइम नहीं मान सकते हैं, अपराध नहीं मान सकते हैं। इज नॉट इनफ टू रिस्ट्रेन, और ये काफी नहीं है, पर्याप्त नहीं है। टू रिस्ट्रेन, रिस्ट्रेन का मतलब इंटरसेप्ट करना, रोकने के लिए द अथॉरिटीज फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। ओके, नॉट इनफ टू रिस्ट्रेन, और सरकार मतलब नॉट मतलब ये सरकार के लिए, ये मतलब अथॉरिटीज के लिए काफी नहीं है कि वो हमें रिस्ट्रेन करे। प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन का मतलब किसी के खिलाफ केस चलाना। राइट, तो सिर्फ मतलब अगर आप डिसअप्रूवल देते हो, नाराजगी जाहिर करते हो सरकार के खिलाफ या पॉलिटिकल लीडर्स के खिलाफ, तो ये इनफ नहीं है कि मतलब वो आपको रिस्ट्रेन करे और वो आपके खिलाफ प्रोसिक्यूशन करे, वो आपको रोकने की कोशिश करे, क्योंकि आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो। तो क्रिटिसिज्म तो आप कर सकते हो, और मतलब ये अथॉरिटी को इस बात का हक नहीं है कि वो आपके खिलाफ प्रोसिक्यूशन चलाए, आपके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया चलाए। सिर्फ आप सामने वाले को क्या कर रहे हो, क्रिटिसाइज कर रहे हो, और उनका जो भी एक्शन है, जो मेजर्स उसने लिए हैं उसको डिसअप्रूव कर रहे हो, तो ये तो राइट है। ओके, फ्रीडम टू स्पीच है हमारे पास, ऑब्वियस सी बात है सर, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें इस बात का हक देता है। द मिसचीफ कह सकते हो, गड़बड़ कह सकते हो, ये प्रॉब्लम कह सकते हो, लाइज, कीप्स इन द लैटिट्यूड। ये जो प्रॉब्लम है ना, इसका मुख्य आधार क्या है, लैटिट्यूड का मतलब हो गया फ्रीडम फ्रॉम नॉर्मल रिस्ट्रेन इन कंडक्ट, मतलब जो एक नॉर्मल जो कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, जो आचरण होना चाहिए, उसके अंदर बहुत ज्यादा फ्रीडम दी गई है, आजादी दी गई है। किसको, टू द पुलिस को अननेसेसरी फ्रीडम दिया गया है बाय एन इनसिक्योर पॉलिटिकल लीडरशिप। और ये जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, यानी जो पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं, उन्होंने पुलिस को क्या दिया गया है, मतलब बहुत ज्यादा एक बहुत ज्यादा फ्रीडम दी गई है पुलिस को, टू कम डाउन ऑन, वो क्या करती है पुलिस, टू कम डाउन गवर्नमेंट एडवर्सरीज,
एडवर्सरीज का मतलब हो गया जो अपोनेंट्स हैं, जो विरोधी है सरकार के, उनको कम डाउन, उनको नीचे गिराने के लिए। यानी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं उन्होंने क्या किया, पुलिस को एक मतलब क्या दिए, एक फ्रीडम दिया है। अगर कोई भी उनके खिलाफ, मतलब पॉलिटिकल लीडर्स के खिलाफ या जो सरकार के खिलाफ अगर कोई भी अपना क्रिटिसिज्म जाहिर करता है, तो वो क्या करते हैं, जो अपोनेंट्स हैं, एडवर्सरीज हैं, उनको गिराने की कोशिश करती है पुलिस, गलत तरीके से यूज करती है, उनके खिलाफ सेडिक्शन के चार्जेस लगा दिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो सेडिक्शन के जो चार्जेस हैं उसको गलत तरीके से यूज किया जाता है। इट इज अनफॉर्चुनेट, ये अभाग्य वाली बात है, दुर्भाग्य वाली बात है। इट इज अनफॉर्चुनेट, ये दुर्भाग्य वाली बात है दैट द बेंच डिड नॉट गो इनटू द एस्पेक्ट ऑफ, लेकिन जो बेंच ने जो डिसीजन लिया उसने इस एस्पेक्ट को, यानी इस एरिया को, एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल, जो राजनीतिक मोटिवेशन होता है, प्रेरणा होती है बिहाइंड द पुलिस रजिस्टरिंग FIR विदाउट चेकिंग। तो बेंच ने मतलब डिसीजन तो लिया कहीं ना कहीं, लेकिन बेंच इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट ने, बेंच ने इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट की तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि पॉलिटिकल मोटिवेशन होता है कहीं ना कहीं, जो राजनीतिक एक प्रेरणा होती है पुलिस की, जो पुलिस जो भी एक्शन लेती है किसी के खिलाफ, जो FIR रजिस्टर्ड करती है विदाउट चेकिंग, बिना कोई बात को चेक किए किसी के खिलाफ भी सेडिक्शन के चार्जेस लगा दिए जाते हैं। तो पुलिस को ये प्रेरणा कहां से मिलती है? पुलिस को ये प्रेरणा जो पॉलिटिकल लीडर्स है वहीं से मिलती है ना। तो कहीं ना कहीं बेंच ने इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को ध्यान ही नहीं दिया, बेंच ने इस मुद्दे पर बात ही नहीं कही। इफ द रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट्स, इफ द रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स का मतलब हो गया कंपोनेंट, घटक बोल सकते हो जिसको, ऑफ इंसाइटमेंट, इंसाइटमेंट का मतलब अराउज करना, किसी को उकसाना, टू वायलेंस इज प्रेजेंट। और पुलिस क्या करती है, इस बात को चेक ही नहीं करती है कि किसी ने जो क्रिटिसिज्म दिया है क्या उसके अंदर वो घटक है जिसकी वजह से जो आपका वायलेंस है, हिंसा है, वो उकसा सकती है, वायलेंस उससे भटक सकता है, यानी भड़क सकता है। तो पुलिस उसको पहले चेक ही नहीं करती है, बल्कि उसके खिलाफ सेडिक्शन के चार्जेस लगा देती है, राजद्रोह के चार्जेस लगा देती है, कि जो कि गलत है। राइट, पहले आप चेक करो अच्छे से, उसको क्या करो, एनालाइज करो, उसके बाद ये चीजें होनी चाहिए, FIR लॉन्च होनी चाहिए। लेकिन पुलिस क्या करती है, जो पॉलिटिकल जो लीडर्स होते हैं उनके प्रेशर में आके, उनके बर्डन में आकर वो क्या करती है, जो भी क्रिटिसाइजर्स होते हैं, जो सरकार के खिलाफ या पॉलिटिकल लीडर्स के खिलाफ क्रिटिसिज्म करते हैं, विदाउट मतलब उसका, इस बात को एनालाइज किए बिना कि उससे वायलेंस क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है, उससे वायलेंस भड़का है या नहीं भड़का है, उनके खिलाफ FIR लॉन्च कर देती है। द कोर्ट वर्डिक्ट, जो कोर्ट ने जो फैसला लिया है, ब्राइटन्स, ब्राइटन्स का मतलब चमकना, द होप, यानी कहीं ना कहीं ये उम्मीद दिखाता है क्या, दैट द सेक्शन वैलिडिटी, जो कि सेक्शन जो 124A जो कि इंडियन पिनल कोड के तहत सेडिक्शन के चार्जेस लगाता है, तो क्या करेगा, वैलिडिटी, इसकी जो वैधता है उसको चेक करेगी, एंड विल बी री एग्जामिन, और उसको पुनः क्या किया जाएगा, उसकी जांच की जाएगी, क्या ये जो 124A है, क्या इसको पूरे तरीके से, ठीक तरीके से यूज किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, इसको री एग्जामिन किया जाएगा, इसको दोबारा से जांचा जाएगा। फॉर नाउ, क्योंकि अभी तक की अगर बात कीजिए, फॉर नाउ अभी तक, इट इज अ ब्लो, ब्लो का मतलब हो गया आघात, स्ट्रोक, आघात, फॉर फ्री स्पीच एंड मीडिया फ्रीडम, क्योंकि अभी तक तो मतलब क्या है, जो मीडिया, जो जर्नलिस्ट है, पत्रकार लोग हैं, वो क्या करते हैं, जो पत्रकार लोग हैं वो क्या करते हैं, अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच का यूज करते हैं, और हर एक इंसान अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच का यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसे वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का यूज करते हैं, सरकार का या फिर किसी पॉलिटिकल लीडर का वो क्या करते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं, तो क्या करते हैं, उनके खिलाफ सेडिक्शन के चार्जेस लगा दिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं फिलहाल टिल डेट तक की अगर बात की जाए, तो ये सेडिक्शन के जो चार्जेस लगाए जाते हैं 124A प्रोविजन के तहत, तो उसको गलत यूज किया जा रहा है। लेकिन ये बहुत अच्छा स्टेप है कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, कि वो इस पर्टिकुलर जो सेक्शन है 124A उसको री एग्जामिन करेगी, और देखा जाएगा कि क्या इसको प्रॉपर तरीके से यूज किया जाता है या नहीं किया जाता है। तो फिलहाल अगर बात की जाए सुप्रीम कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो जो स्टेप उठाया है वो वेलकम होना चाहिए, उसका स्वागत होना चाहिए। तो बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल था आज का। सो लेट अस डिस्कस द ग्रामर कॉन्सेप्ट ऑफ द लास्ट स्लाइड। देखिए सबसे पहले अगर बोलता हूँ टू ऑल्टरिंग, देखो विद अ व्यू, विद अ व्यू अपने साथ प्रेपोजिशन टू लेकर चलता है, और उसके बाद आप जीरन ही यूज करते हैं, V1 + ing जो कि आपका जीरन है। उसके बाद लाइज, मिसचीफ आपका सिंगुलर हो गया, अनकाउंटेबल नाउन जो कि आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, तो इसलिए वर्ब भी आपने सिंगुलर यूज की है। टू कम डाउन आपका इन्फिनेटिव केस हो गया, 2 + V1 आपने यूज कर लिया, तो ये आपका इन्फिनेटिव केस हो गया। डिड नॉट गो, देखो डिड नॉट आपका पास्ट इंडेफिनाइट हो गया, डू का सेकंड फॉर्म डिड हो गया, तो इसलिए आपने बाद में गो यूज किया है जो कि आपका पास्ट इंडेफिनाइट हो गया। विदाउट अपने बाद V1 + ing जो कि आपका जीरन यूज लेता है,
जीरेंट आपने यूज कर लिया। रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स आपका नाउन हो गया तो रिक्वायर्ड आपका V3 जो कि पास्ट पार्टिसिपल यानी एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। विल बी री एग्जामिन्ड, तो ये आपका फ्यूचर इंडेफिनाइट हो गया। और बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने पैसिव स्ट्रक्चर यूज कर लिया, तो री एग्जामिन्ड आपने यूज कर लिया, राइट। जो ब्लू कलर में आपको दिखाई पड़ रही है सारे के सारे आपके मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज या इनको इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। ग्रीन कलर में आपके डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज है, राइट। So my dear student, this is all about from my side. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.